टू वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब चलिए, जैसे मान लीजिए, एक नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है ये। अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी 2 वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि हमारा 3D ही तो है स्पेस, एक्स में चले होंगे, वाई में चले होंगे, जेड में चले होंगे, तो उस पॉइंट पे पहुँचे होंगे। तो मान लीजिए किसी एक वेक्टर ए का कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब वेक्टर ए हमको दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो उस वेक्टर पे पहुँचे होंगे। और बी वेक्टर हमको अगर दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, मतलब ऐसा नहीं दिया है कि 30 डिग्री 40 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है। बस सिंपली उसने बोल दिया कि वो वेक्टर में एक्स में कितना चला है, वाई में कितना चला है, जेड में कितना चला है ना, वो दे दिया। तो अब पूछे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है द सम और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सिंपल जोड़ देंगे। तो a1 i कैप प्लस क्या करना होता है, आपको सिंपली बता देते हैं, 2 वेक्टर को जोड़ना है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखिए ना कि i जो है i के साथ जुटेगा, क्योंकि i कभी j के साथ नहीं जुड़ सकता है। आपको भी पता होगा कि आम के साथ ही जुड़ता है। तो i कैप कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 प्लस b1 i कैप, उसी तरह से a2 प्लस b2 j कैप, उसी तरह प्लस a3 प्लस b3 k कैप। और यदि मान लो हमको दूसरा पॉइंट चाहिए, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स कह सकते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन बाई द डिफरेंस कह लो, या फिर ये 2 तरह का होगा। द डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज़ गिवन बाई हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखे हैं तो ए में से बी को घटाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, नीचे वाला साइन आप चेंज कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, घटा रहे हैं तो आई का आई के साथ फिर काम होगा। तो आई वाला कंपोनेंट को घटाइए, तो a1 माइनस b1 आई कैप। बस ध्यान रहना है कि i1 का कंपोनेंट में से ही i1 का कंपोनेंट घटेगा, a2 माइनस b2 j कैप और प्लस a3 माइनस b3 k कैप। हो गया ये डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। हाँ, अगर आप अब कहोगे कि सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स बहुत इजी नहीं होता है। 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई आप फटाफट नहीं कर दोगे। 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है डॉट प्रोडक्ट से एंड क्रॉस प्रोडक्ट से। उसके लिए हम लोग को एक अलग चैप्टर डिफाइन किया गया है, उसमें पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। हाँ, इसमें ये कह सकते हो कि जैसे द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, जैसे दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं ए और बी, तो हम क्या कहेंगे, मतलब तीसरा पॉइंट, इसको प्रिंट आउट कर लो। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग। 2 वेक्टर्स को इक्वल कब बोलते हो, तुम खुद बताओ। जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे वेक्टर ए का कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है और वेक्टर बी भी कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर तुम कह रहे हो कि इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल देन क्या होना चाहिए, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। तो जितना ए वेक्टर पे पहुंचने के लिए एक्स में चलना होगा, वाई में चलना होगा, जेड में चलना होगा, उतना ही बी में चलना होगा, एक्स में, वाई में, जेड में। तब जो है 2 वेक्टर्स को इक्वल कहेंगे। मतलब कि इस समय हमको कहना होगा कि a1 जो है वो बराबर होना चाहिए b1 के, आई वाला आई के साथ, और j का कैप j के साथ, और c1 बराबर a2 होगा ना, a2, और ये a3 जो होगा वो बराबर होगा आपका b3 के। तब जो है दोनों वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे। और चौथा वेक्टर्स है कि अगर मान लो तुमको लेमडा ऑफ ए वेक्टर चाहिए, वेक्टर ए तो तुमको दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो अगर कोई स्केलर नंबर
चौथा लिख रहे हैं, अगर कोई स्केलर नंबर लेमडा से गुना करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरफ लेमडा से गुना कर सकते हो। तो लेमडा ऑफ A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, तो ये लेमडा हर एक कंपोनेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, हर एक कंपोनेंट में, मतलब I को भी बढ़ाएगा, J को भी बढ़ाएगा, K को भी बढ़ाएगा, और घटाएगा तो तीनों को घटाएगा। तो ये हो जाएगा लेमडा A1I कैप प्लस लेमडा A2 J कैप प्लस लेमडा A3 K कैप, ये हुआ तुम्हारा। अब लिखा हुआ है कि द एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर टुगेदर गिव द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, है ना। इसका मतलब क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आपका एक बार। चलिए अब जो है नोट करके ये बात लिखवाया गया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स हों, भले कंपोनेंट फॉर्म में हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ के एंड एम बी एनी स्केलर, के और एम जो है एक स्केलर नंबर है, मतलब 10, 15, 20, 50 की तरह, या -10, -20, -50 की तरह, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर के ऑफ ए वेक्टर और प्लस एम ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू बताना हो तो इसमें हम ए वेक्टर को कॉमन ले सकते हैं, और के प्लस एम को ईजिली हम लोग जैसे जोड़ना हो, घटाना हो, माइनस हो तो माइनस भी कर सकते हैं, जोड़ना हो तो जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमने एम को ये नहीं बोला कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ घट भी सकता है। फिर अगर एम ऑफ ए वेक्टर हो, उसमें अगर कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मल्टीप्लाई स्केलर में कर देंगे, ए वेक्टर को बाहर कर देंगे, ठीक है ना, मतलब स्केलर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर के का मल्टीप्लाई अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम में मल्टीप्लाई करना हो तो हम ए वेक्टर में भी के का मल्टीप्लाई करेंगे और बी वेक्टर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये सब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस जैसे वर्ड्स जो है हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें भी पढ़ा देते हैं। आप लोग मानते हो ना ये बात कि दो वेक्टर्स को कोलिनियर तभी कहे जाते हैं, जैसे मान लो कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये रूल का अगर फॉलो होता है तभी हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, जहाँ की लेमडा जो है इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो आपको याद होगा कि कोलिनियर वेक्टर्स में होता क्या है कि अगर डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड घट बढ़ सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो मान लो इसका अगर 4 यूनिट का ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है जो 2 यूनिट का हो, नहीं, तो अगर हम बस ये दिमाग में रखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 4 यूनिट है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का 2 यूनिट है, तो क्या हम यहाँ पे वेक्टर ए को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर? क्योंकि अगर बी वेक्टर में अगर हम 2 से गुना कर दें तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड खुद 2 है और उसमें और 2 से गुना कर दें तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 4 अगर मैग्नीट्यूड का बी वेक्टर हो गया तो ए का भी मैग्नीट्यूड तो 4 ही यूनिट था, तो ये बराबर हो गए। तो ये बताया गया कि यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब मान लो तुमको एक 6 यूनिट का ए वेक्टर लिखना है, मतलब एक मान लो ये सी वेक्टर है तुम्हारा जो इसके कोलिनियर है, बस दिमाग में ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर को अगर इक्वल करना है तो कैसे करेंगे? 6 यूनिट का वेक्टर लिखना है तो तुम पहले ए वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख लो। अब तुमको मैग्नीट्यूड का अगर हिसाब किताब करना है तो लेमडा का वैल्यू अगर निकालना होगा तो दोनों तरफ अगर हम बोले कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, मन में सोचो, तो मन में सोच के कहोगे कि ए का मैग्नीट्यूड है हमारा 4 यूनिट। हम बोलेंगे बी का मैग्नीट्यूड कितना है, सोचो, तो बोलोगे 6 यूनिट। तो हम बोलेंगे लेमडा को बराबर निकालना है तो 4/6, यानी कि 2 दूना के 4, 2 तिया 6। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर ये लिख दें वेक्टर ए बराबर 2/3 इंटू बी वेक्टर, तो हमारा काम बन सकता है। कैसे? तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो 6 लाना है, तो ये 6 हुआ और 2/3 से अगर गुना करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये बात तो तय है ना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम है,
या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर सेम है तो लेमडा पॉजिटिव होगा, अपोजिट है तो लेमडा नेगेटिव होगा। लेकिन एक लेमडा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो दोनों वेक्टर को मैनेज करके बराबर कर लेगा, दोनों वेक्टर को मैनेज करके बराबर कर लेगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये है समझने वाला कि अगर वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया हो और वेक्टर बी भी कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया हो, तो जरा देखना बड़ा मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है कि जैसे वेक्टर ए दिया हो तुम्हें a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर दे दिया हुआ है तुम्हें b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो अगर हम बोलें कि दोनों हमारा कोलिनियर वेक्टर्स हैं, यहाँ पे लिख देंगे इफ़ a एंड b आर कोलिनियर देन वेक्टर a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। अब वेक्टर a के जगह पे हम लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर के जगह पे हम लिखेंगे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब जरा बताओ हमको कि इस लेमडा का तो गुना सब में होगा, लेमडा b1 i कैप, लेमडा b2 j कैप और लेमडा b3 k कैप। अब जरा बताओ कि दो वेक्टर्स को, ये तो इक्वल हो रहा है ना, यहाँ तो बराबर लिखा हुआ है ना, तो दो वेक्टर इक्वल कब कहे जाते हैं? जब i कंपोनेंट के बराबर हो, j कंपोनेंट के बराबर हो और k कंपोनेंट के बराबर हो। इसका मतलब a1 बराबर होगा लेमडा b1 के, a2 बराबर होगा लेमडा b2 के, a3 बराबर होगा लेमडा b3, क्योंकि ये k कंपोनेंट है लेमडा b3 के। अब हम बोलें कि यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलोगे सर a1/b1 आएगा। हम बोलेंगे यहाँ से उसी लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, तो बोलोगे सर a2/b2 आएगा। हम बोलेंगे यहाँ से लेमडा उसी का वैल्यू क्या आएगा, तो a3/b3। इसका मतलब लेमडा तो बराबर होना ही चाहिए ना हर जगह। तो अगर ये सारे लेमडा हैं, इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 बराबर लेमडा। इसका मतलब ये एक कंडीशन हो गया कि अगर वेक्टर्स a एंड वेक्टर्स b कोलिनियर हुए तो दोनों के कंपोनेंट्स का रेशियोज बराबर आएंगे। वेक्टर a एंड वेक्टर b अगर कोलिनियर होंगे तो याद क्या रखना है कि अगर कोलिनियर होंगे तो a1/a2 मतलब i के कंपोनेंट का रेशियो, b1/b2 j के कंपोनेंट का रेशियो और c1/c2 k के कंपोनेंट का रेशियो एक फिक्स